आज हम पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब एडजस्टमेंट एंट्री मींस व्हाट? एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज होती है जो एट द एंड ऑफ ईयर पास की जाती है। ध्यान है, एट द एंड ऑफ ईयर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू नो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। सम एंट्रीज आर पास्ड, दीज एंट्रीज आर कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्रीज। ईयर के एंड में ये एंट्रीज पास की जाती है। अब इन्हें वास्तव में देखा जाए तो एट द एंड ऑफ ईयर ही पढ़ना चाहिए हमें, पर आपके चैप्टर में कुछ न कुछ एंट्रीज यहाँ पर ऐसी रहती है तो हम इसे यहाँ पर भी पढ़ते हैं। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर जब आएगा उस टाइम पे भी हम इन एंट्रीज को एक और बार देखेंगे। तो एंट्रीज जो यहाँ पर एंट्रीज काम आएगी वो ही एंट्री वहां पर फाइनल अकाउंट के काम में भी आएगी, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा उस टाइम पे। तो बेटर है इन एंट्रीज को आप समझने की कोशिश करें। ये एंट्रीज थोड़ी सी लीक से हटके एंट्रीज है जो उन 3 रूल्स से नहीं होगी। मीन्स व्हाट? पर्सनल, रियल, नॉमिनल से ये इंक्रीज नहीं होगी, ये मॉडर्न कंसेप्ट से इंक्रीज होगी। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट आप जानते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या रहता है, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या रहता है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न कंसेप्ट। दीज टू असेट एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस और दीज 3 हैव क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट एंड एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। तो ध्यान दें यहाँ पर रूल क्या रहेगा कि जिनका डेबिट बैलेंस है उन्हें यदि आपको इंक्रीज करना है, क्या करना है, इंक्रीज करना है तो आप डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ध्यान दें, डेबिट बैलेंस जिन अकाउंट का है उन्हें इंक्रीज करने के लिए डेबिट करेंगे, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। ऐसे क्रेडिट वालों को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करने के लिए हम डेबिट करेंगे। To increase the capital, revenue and liability, we created these accounts, and to decrease, we debited these accounts. ठीक है, तो ध्यान दें, asset and expenses have debit balance, so we have to debit it to increase them and credit it to decrease them. सेम इसी में कैपिटल, रेवेन्यू, लायबिलिटीज में क्रेडिट करेंगे तो इंक्रीज होगा, डेबिट करेंगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज है। हम समझते हैं क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज है। फर्स्ट 4 एंट्रीज हम बार बार पढ़ रहे थे, चैप्टर्स में भी पढ़ा हमने। यहाँ पर फर्स्ट 4 एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किसी को कुछ याद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? हमने सर्विस ले ली है पर ठीक करना है। ध्यान है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस व्हाट? दीज आर द एक्सपेंसेस फॉर व्हिच सर्विसेज टेकन इन द करंट ईयर बट अमाउंट नॉट पेड इन द करंट ईयर। आप चाहे तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, दीज आर द एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सपेंसेस फॉर व्हिच services are taken in current year but amount not paid in current year. Clear? Services are taken in the current year but amount not paid in the current year. हमने करंट ईयर में सर्विसेज ली है और अमाउंट पे नहीं किया है। देखो, इसको इसके नाम से भी आप समझ सकते हो, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, मैंने पहले भी समझाया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आउट यानी बाहर, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ। आउट यानी बाहर, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ। बाहर कौन खड़ा रहेगा? किसी भी घर के बाहर वो व्यक्ति खड़ा रहेगा जिसे आपसे पैसा लेना है। हाँ, जो आपसे पैसा मांगता है या हमें जिसे पैसा देना है। अब हमें क्यों पैसा देना है? हमें पैसा इसलिए देना है कि हमने उससे कुछ ना कुछ ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया? सर्विसेज ले ली है। ठीक है, हमने सर्विसेज रिसीव कर ली है और उसका पेमेंट पे नहीं किया है। अब देखिए, इसका एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि एक व्यक्ति मंथली बेसिस पे काम करता है। अब मंथली बेसिस पे काम करता है तो उसकी सैलरी उसे कम मिलेगी। हम यदि एज्यूम करें जनवरी मंथ में उसने काम किया तो जनवरी मंथ के वर्क की सैलरी क्या उसे 31 जनवरी को ही मिल जाएगी या उसे कुछ दिन बाद मिलेगी? जनवरी एंड में मिलेगी। 31 हाँ, पूरा मंथ हो जाएगा तो 31 जनवरी के दिन ही एम्प्लॉयर सैलरी पे कर देगा कि वो 2-4 दिन बाद पे करेगा? और 2-3 दिन बाद पे करेगा। हाँ, नॉर्मली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे तो क्या होता है कि सारे पर्सन्स की सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि किसको कितनी सैलरी देनी है, किसने कितनी छुट्टी लगाई है, कितनी कट कर है, तो उसमें टाइम लगता है। तो मंथ एंड होने के कुछ दिन बाद क्या होता है, सैलरी का पेमेंट होता है। तो पूरे ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो सिर्फ मार्च के महीने में झगड़ा आएगा। क्या झगड़ा आएगा
कि 31 मार्च के मंथ की सैलरी, देखो जनवरी की सैलरी फरवरी में पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? उसी ईयर में पे कर दी, सर्विसेज भी उसी ईयर में ली, पेमेंट भी उसी ईयर में कर दिया। फरवरी में भी यही रहेगा, फरवरी की सैलरी मार्च में पे कर दी। बट मार्च की सैलरी जब हम अप्रैल में पे करेंगे, मार्च की सैलरी जब हम अप्रैल में पे करेंगे, तब क्या होगा? तब ये होगा कि वहां पर सिर्फ एक मंथ का चेंज नहीं हुआ, वहां पर ईयर का चेंज हो गया। वहां पे क्या हो गया? ईयर का चेंज हो गया। तो यहाँ पर अकाउंटिंग में ये बात कही जाती है, जिसे हमने पढ़ा ना, एक्रूवल कंसेप्ट जो होता है। तो यहाँ पर क्या बात होती है? ये होती है कि आपने यदि सर्विसेज करंट ईयर में ले ली है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आप करंट ईयर में ही कर लो, भले ही आपने उसका पेमेंट करा हो या ना करा हो। हाँ देखिए, तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस समझ में आया क्या होते हैं? डाउट किसी को कुछ? चलिए फिर हम देखें अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताना, क्या हमने जितने एक्सपेंसेस पे करने थे उतने एक्सपेंसेस पे किए हैं या नहीं किए? मीन्स व्हाट, एक्सपेंसेस हमने कम पे किए हैं या ज्यादा पे किए हैं? तो बताएगा। यदि हमने मार्च मंथ की सैलरी मार्च में पे नहीं करी, अप्रैल में पे करी है, तो करंट ईयर में हमने सैलरी कितनी पे करी है? जितनी पे करनी थी उतनी ही पे कर दी है कि उससे कम पे करी है, ज्यादा पे करी? ज्यादा पे करी। कैसे बेटा ज्यादा पे कर दी? हमने मार्च मंथ की सैलरी हम अप्रैल में पे करेंगे, तो हमने करंट ईयर में कम पे करी या ज्यादा पे करी? कम पे करी है हमने। हाँ, हमने कम पे करी है। ध्यान दें, हमने कम पे करी है। देखो बेटा, मैं आपको एंट्री, ये सारी एंट्रीज लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये एंट्रीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये एंट्रीज सारी की सारी एंट्रीज मॉडर्न रूल से होगी। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने एक्सपेंसेस कम पे करे हैं, ठीक है? जितने पे करना चाहिए थे उतने पे नहीं करे हैं, कम एक्सपेंसेस पे करें। तो क्या करना पड़ेगा आपको? सही पोजीशन लाने के लिए एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो उनको इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, उन्हें इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो हमें डेबिट मिला। देन अब बताइए, क्या आपने एक्सपेंसेस पे नहीं करे, एक्सपेंसेस पे नहीं करे, तो ये आपके लिए क्या है? एक असेट है कि लायबिलिटी है? हाँ, लायबिलिटी हमें पे करना बाकी है, हमें पे करना बाकी है। तो इससे क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। इससे क्या हुई? हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। अब जब लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, और हमने पढ़ा क्रेडिट वाले को इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, उसे इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो हमें क्या करना है? एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है, डेबिट होगा। लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, वो क्रेडिट होगी। हाँ बेटा, तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना है, डेबिट होंगे। लायबिलिटी को इंक्रीज करना है, क्रेडिट होगी। ठीक है, तो देखिए आपकी एंट्री क्या बनेगी। यहाँ पर एंट्री बनेगी, मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सैलरी ऑफ मार्च मंथ नॉट पेड, सैलरी ऑफ मार्च मंथ नॉट पेड। ठीक है, मार्च मंथ की सैलरी पे नहीं करी, तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट ना, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं। यदि हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो हम क्या मान लेंगे? हमने पे कर दी। और यदि पे कर चुके होते तो झगड़ा ही नहीं आता। ठीक है, हमने नॉट पेड लिखा, सैलरी ऑफ द मार्च मंथ नॉट पेड। ठीक है, हमने पे नहीं करी, पे करना बाकी है। हमारी एंट्री रहेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आपकी एंट्री क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमने सैलरी को क्यों डेबिट करा? सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, सैलरी इज एक्सपेंसेस, and to increase expenses we have to debit it. Outstanding salary is a liability, outstanding salary is a liability, and to increase liability we have to credit it. ठीक है, तो यहाँ पर मॉडर्न कंसेप्ट का यूज करते हुए, मॉडर्न कंसेप्ट का यूज करते हुए एंट्रीज बनी है। नरेशन बनेगा बीइंग एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री रही, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सपोज को रेंट पे नहीं किया होता,
तो रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस पे नहीं किया होता तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। एक नॉर्मल एंट्री क्या रहेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या एंट्री रहेगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। चलो, आउटस्टैंडिंग का कुछ अपोजिट होता है, क्या होता है आउटस्टैंडिंग का अपोजिट, प्रीपेड, वेरी गुड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और यदि आपने आउटस्टैंडिंग का अपोजिट कहा है इसको, तो ये कैसे एक्सपेंस होगा, हाँ हाँ, मतलब क्या, अमाउंट पेड इन करंट ईयर, हाँ आप सब बोल रहे हैं, अब सुने, अमाउंट पेड इन द करंट ईयर बट सर्विसेज आर नॉट टेकन इन द करंट ईयर, ठीक है, अमाउंट पेड इन द करंट ईयर बट सर्विसेज आर नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर। इसकी डेफिनेशन में लिख ले, दीज आर द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस in current year but services are not received in current year. These are the expenses which are paid in advance in current year but services are not received in current year, ठीक है, हमने पे कर दिए हैं पर सर्विसेज रिसीव नहीं करी है। अब यहाँ पर भी मुझे जवाब देना कि यदि आपने एडवांस में किसी को पे कर दिया है तो आपने एक्सपेंसेस कम पे करे हैं कि ज्यादा पे करें, कम पे हाँ, हमने यदि किसी को एडवांस पे कर दिया, इट मींस व्हाट, हमने ज्यादा पे कर दी। ध्यान दे, हमने क्या कर रखा है भाई, एडवांस में पे कर दिया ना, हमने एक्सेस पेमेंट कर रखा है, ठीक है। और यदि हमने एक्सेस पेमेंट कर रखा है तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कम करेंगे, बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज करेंगे। फिर हम आए अपने रूल पे, मॉडर्न कंसेप्ट के रूल, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, पिछले केस में हमने उनको इंक्रीज करा था तो डेबिट करा था, इस बार एक्सपेंसेस को क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करने के क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर अब देखते हैं क्या आएगा, हमने यदि किसी को ज्यादा एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं तो हमें उससे कुछ लेना है या देना है, लेना है, वेरी गुड, हमें सर्विसेज लेना है, लेना है, तो ये हमारे लिए क्या एसेट है कि लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी है बेटा, देना हो तो लायबिलिटी होती है, लेना है तो क्या होगा, असेट होगा, ये क्या हमारे लिए असेट है। तो इस बार ध्यान दो, क्रेडिट के रूल अप्लाई ही नहीं हुए, दोनों डेबिट के रूल अप्लाई हो गए, एक्सपेंसेस डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे, और हमें मनी रिसीव करनी है किसी से, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, असेट, तो असेट इससे इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज करने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी एक असेट है, और असेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल हमारा, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी आपकी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, नरेशन सेम ही रहेगा, बिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर हमारे दो एक्सपेंस हुए, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। अब हम इनसे अपोजिट वे में जाते हैं, एक्सपेंसेस का अपोजिट क्या होगा, इनकम, इनकम। थर्ड वन एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम और एक्रूड इनकम और अर्नड इनकम। अब जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, क्या थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हमने सर्विसेज ले ली थी पर मनी पे नहीं करी थी, सेम उसी में एक्रूड इनकम क्या होगी, हमने सर्विसेज दे दी है पर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, हमने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है पर हमें मनी रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। तो जस्ट आउटस्टैंडिंग का अपोजिट है, यही हम कहें बात कि जिस व्यक्ति के लिए आउटस्टैंडिंग होते हैं उसके सामने वाले पर्सन के लिए, अपोजिट पर्सन के लिए वो क्या होती है, एक्रूड इनकम होती है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, सामने वाले के लिए एक्रूड इनकम। देखिए एक्रूड इनकम मींस व्हाट, दीज आर द इनकम्स फॉर विच सर्विसेज आर गिवन इन द करंट ईयर बट अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर, ठीक है, हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, सर्विसेज हम परफॉर्म कर चुके हैं पर हमें मनी रिसीव्ड नहीं हुई है। तो फिर मेरा क्वेश्चन, हमें जितनी मनी रिसीव होनी चाहिए थी उतनी ही रिसीव हुई है, कम रिसीव हुई है या ज्यादा रिसीव हो गई है, और यदि उतनी रिसीव हो गई तो झगड़ा किस बात का,
भाई हमने काम करा और पैसे आ गए तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। फिर दिक्कत क्यों है? हमने काम करा है, पैसा नहीं मिला है तो दिक्कत है, ठीक है? यस सर। हाँ, काम करा है, पैसा नहीं मिला तो दिक्कत है। इसकी इट मीन्स व्हाट, मनी जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली कि नहीं मिली? नो सर। नहीं मिली ना, नहीं मिली। इट मीन्स व्हाट, हमें इनकम कम रिसीव हुई है, हमें इनकम रिसीव कम हुई है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, इनकम को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है? हाँ, इंक्रीज करना है, ठीक है? यहाँ पर इनकम मीन्स रेवेन्यू, इनकम मीन्स रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्रेडिट होता है, तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है? रेवेन्यू क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ हमें क्रेडिट मिला। चलो, अब हमने सर्विसेज दे दी है, सर्विसेज दे दी है, पैसा नहीं मिला, तो हमें लेना है या देना है? सर लेना है। लेना है। लेना है तो ये हमारे लिए क्या, बिल्कुल लेना है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, असेट। लेना है तो क्या होगा, असेट। लेना है तो क्या होगा, असेट होगा, ठीक है? हाँ, तो ये हमारी एक नई असेट क्रिएट हो रही है, और असेट क्या होती है, डेबिट। तो असेट इंक्रीज करने के लिए डेबिट, और इनकम इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट। इससे असेट भी इंक्रीज हुई है और इनकम भी इंक्रीज हुई है, ठीक है? देखें, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन एफडी नॉट रिसीव्ड, तो इसकी एंट्री बनेगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, accrued interest account debit to interest received account, narration being adjustment for accrued interest. Next, fourth, क्या होना चाहिए फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम। बिल्कुल सही बात है, इसका अपोजिट करना है अपने को। ध्यान दे, इतना थोड़ा सा अपन कॉमन सेंस लगा लेंगे तो हमें चीजें कम लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि यदि आप सोचो कि चार अपन ने अभी तक पढ़ लिया, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, सिंपल से यदि बात करोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग यदि क्लियर हो गया तो चारों क्लियर हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग अपोजिट प्रीपेड, और आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों एक्सपेंसेस के होते हैं। इन दोनों के अपोजिट इनकम बन जाएगी एक्रूड और अनअर्न्ड। तो एक लर्न कर लिया, एक इजीली समझ में आ गया, तो आप चारों कर सकते हैं। फोर्थ क्या है आपका, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। दीज आर द इनकम्स विच रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर बट सर्विसेज आर नॉट गिवन इन करंट ईयर, ठीक है? हमने क्या करा है, हमने सर्विसेज दी ही नहीं है पर मनी रिसीव हो गई है,